और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन। तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूं तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल है। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है। घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ
जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय इसकी प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। I request all the members to rise and stand in silence in memory of those departed. बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपदा पर राज्यसभा में उन्होंने जानकारियां दी है। इस हादसे में कल शाम 5 बजे तक का जो उनके पास आंकड़ा था वो उन्होंने दिया है। हालांकि आज के दिन में कई शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि कुछ लोग फंसे हुए, 30 से 35 लोग दूसरी टनल में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने क्या क्या मदद की है और अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि दी जा रही तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा में, जहां पर सारे सांसदों ने श्रद्धांजलि दी है इस हादसे में मारे गए लोगों को। सारे अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये भी जानकारी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और बैठक भी हुई है। केंद्र की तरफ से कुछ रकम भी दी गई है राज्य सरकार की मदद के लिए। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया 4 लाख। केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान किया गया था। जोशीमठ से खबर बरामद हुए हैं 4 और शव। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 4 और शव बरामद हो गए हैं। ऋषि गंगा से 4 और शव निकाले गए। रेणी स्थित ऋषि गंगा से ये शव मिले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। अब तक 30 शव कुल बरामद किए जा चुके हैं। 4 और शव मिले हैं और ये जो शव मिले हैं ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में रैणी गांव के नीचे एक पुल भी है। उस पुल के बिल्कुल निकट बताया जा रहा है कि ये शव बरामद हुए हैं और इस तरह का अनुमान भी है कि यहीं पर 50 से ज्यादा शव हो सकते हैं। लिहाजा वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वहां पर लगी हुई है। और सीधा रुक करते हैं चमोली का। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी वहां से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, इस वक्त आप वहां पर कहां पर एग्जैक्टली हैं और दर्शकों को अभी तक का अपडेट दीजिए कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम दूसरी टीमें कहां पर क्या क्या कर रही हैं, बताइए। राजीव, देखिए मैं बिल्कुल उसी रैणी गांव के बहुत नज़दीक हूं। चूंकि उस रैणी गांव में कम्युनिकेशन के साधन नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा दूर आकर अपने लाइव से जुड़ना पड़ रहा है, अपने दर्शकों से जुड़ना पड़ रहा है। जानकारी ये है कि आज ही 4 डेड बॉडी वहां पर मिली है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल की डेड बॉडी उसकी शिनाख्त हो गई है। तो 4 डेड बॉडी मिलने के बाद कुल मृतकों की संख्या 30 हो गई है और ये लगातार डेड बॉडी मिलने का सिलसिला जारी है। वहां पर जो बीआरओ है वो अपना काम करने में जुट गया है। जो चाइना बॉर्डर की तरफ का जो हिस्सा, हमारे ही देश का हिस्सा हमसे कट गया था, उस पर बैली ब्रिज बनाने के लिए एक अप्रोच बनाने का एक प्रयास जारी है। क्योंकि अप्रोच के बिना बैली ब्रिज भी नहीं वहां बन पाएगा, क्योंकि जो परमानेंट पुल था उसको बनाने में तो महीनों लगेंगे, लेकिन बैली ब्रिज के अगर अप्रोच बन जाती है तो बैली ब्रिज उसके 4 से 5 दिन के बीच में खड़ा हो सकता है। फिलहाल हमारी जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है उन्होंने जो अगर इधर रैणी गांव के जो लोग इधर रह गए थे उनको उधर भेजने के लिए वो जो अपने संसाधन है, रस्सा और दूसरी जो चीजें हैं उनसे दूसरी तरफ भेजने का काम वो करने में लगे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन नहीं हो सका है। इसके अलावा हरीश रावत ने भी रैणी गांव का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की।
और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी थे। इससे पहले रेणी गांव के आसपास ही 1 दर्जन गांवों का दौरा आज मुख्यमंत्री ने किया और वो वहां पर लोगों से मिले और उनको पूरी बिल्कुल कांग्रेसी डेलीगेशन पहुंचा हुआ था। अजीत, मैं आपसे अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी चाहता हूं कि जो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ कामयाबी मिल पाई, कहां तक दाखिल हो पाए हैं हमारी जो जवान हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान जो कार्य कर रहे हैं, वो कहां तक दाखिल हो पाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू चल रहा है। टनल वाले मामले में क्या क्या अपडेट है? देखिए, अभी कमिश्नर गढ़वाल से हमारी बात हुई थी तो कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन ने बताया कि जो टनल के भीतर से जितना भी मलबा आ रहा है, जितना मलबा जेसीबी मशीनें निकाल कर ला रही है, तो उधर से जैसा ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि उधर बहुत मलबा भरा है और वो बैकफायर मार रहा है। तो जितना मलबा निकाल के लाते हैं उतना ही पीछे से खिसक कर इधर सुरंग में आ जाता है। तो चूंकि करीब 200 मीटर आगे चलकर वो डाइवर्जन हो जाता है सुरंग का, तो उससे भी वहां पर मलबा निकालने में, लोगों को बचाने में बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। वहां एक टी पॉइंट है, वहां से उसकी ब्रांचेज सुरंग की अलग अलग हो जाती हैं, तो वो बड़ी एक मुश्किल हो रही है। तो जो मलबा बैकफायर अंदर से मार रहा है, तो उसके जितना निकलता है उतना ही वहां पर और फिर भरा हुआ मिलता है। तो एक वक्त में एक ही मशीन जा सकती है और एक मशीन एक बार जाएगी और वो धौली गंगा में कीचड़ मलबा लाकर डालती और फिर वापस जाना होता है। वहाँ पर एनडीआरएफ और आर्मी के सब तमाम अधिकारी, एसडीआरएफ के, आईटीबीपी, ये जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सब लगी हैं। आर्मी खुद लगी है, उनकी एक मेडिकल कोर वहाँ पर हैं। यदि कोई घायल वहाँ से अंदर से निकाले जाते तो उनको तत्काल उपचार कराया जाए। तो टनल का रेस्क्यू और रैणी गांव पर जो रेस्क्यू चल रहा है, ये 2 जगह बड़े रेस्क्यू चल रहे हैं और यहीं से डेड बॉडी मिलने का सिलसिला जारी है। जी राजीव, इसी तरह जो रैणी गांव के नीचे पुल है जहां से ये 4 शव मिले हैं, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां, क्या वहां पर गाद ज्यादा जम गया, उसको खोदा जा रहा है, क्या वहां पर हो रहा है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा मलबा है तो उस मलबे से शवों को बाहर निकाला जा रहा है? वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आप वहां से होकर आए तो बताइए आप। राजीव, बहुत जटिल सिचुएशन है, बहुत जटिल परिस्थितियां हैं वहां पर। वो जो मर्ड्स हैं, जो मलबा है वो कई कई मीटर तक फैला हुआ है और वो मलबा ऊपर आने पर वो दलदल जैसा बन गया है। उसको खींचकर लाना, एक तरफ डालना, ये बहुत मुश्किल काम है। वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट वहीं उसके ठीक ऊपर था। और मैं एक और जानकारी आपको देता हूं राजीव, अपने दर्शकों को आपके माध्यम से एक जानकारी और दे रहा हूं। जब ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया था तो पिछले 200 साल की स्टडी की गई थी कि यहां पर कोई एवलांच या कोई डिजास्टर, इस तरह की कोई गतिविधि पहले तो नहीं हुई। पिछले 200 सालों का अध्ययन करने के बाद सरकार ने इस ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन फिर भी पिछले 200 साल में कुछ नहीं हुआ और अब ये एवलांच ऋषि गंगा से होकर ही आया और इसने तबाही मचा दी और यहां पर विध्वंस जैसे हालात पैदा कर दिए। जी राजीव। अजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज चूंकि संसद में भी, राज्यसभा में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी की पूरी जानकारी दी है और उन्होंने एवलांच शब्द का इस्तेमाल किया। हिमस्खलन हुआ है, यानी ग्लेशियर नहीं टूटा है, वहां पर एवलांच आया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन रैणी गांव के बिल्कुल पास में चल रहा है, वहां तक जेसीबी मशीनें कैसे पहुंच रहे हैं, फिर वहां तक टीम कैसे पहुंच रहे हैं, वहां पर टीम कैसे काम करे, क्योंकि वो तो बड़ा जटिल मार्ग है, तो नदी के रास्ते, क्योंकि सड़क तो वहां तक है नहीं, तो फिर वहां तक कैसे टीम पहुंची है या जेसीबी मशीनें अगर पहुंची है तो वो कैसे पहुंची है? देखिए राजीव, एक तो ये बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रखा है कि ये लैंडस्लाइड है या ग्लेशियर है, लेकिन एक जो टोटल बात अभी कमिश्नर गढ़वाल से भी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनसे भी हुई है, उन्होंने बताया कि एक पहाड़ टूटकर गिरा है और उसके पहाड़ के ऊपर काफ़ी बर्फ था, तो लोगों को लगा कि ये ग्लेशियर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये बहस का इशू ही नहीं है। या तो लैंडस्लाइड हो जाए या तो कोई पहाड़ टूटकर गिर जाए, ग्लेशियर गिर जाए, आपदा तो आई है ना। तो एक जो घटना हुई है, इतना जान माल की हानि हुई है, वो तो हो चुकी है। दूसरा, जो आप वहाँ राहत बचाव कार्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बीआरओ की टीम, आईटीबीपी की टीम और वो अपने पूरे संसाधनों और बड़ी मशीनों के साथ लगी हुई है। जो रोड्स, ये पुल गिर गया था, जो चाइना बॉर्डर को, जो सामरिक महत्व का पुल है, उसको बैली ब्रिज बनाने की एक तैयारी हो रही है, अप्रोच बनाया जा रहा है उसके लिए। और जो सीधे जहां से ऋषि गंगा आ रही है उसके ऊपर पेंग गांव है, वो बिल्कुल एकदम कट गया है, 2-3 गांव और हैं, वहां रसद सामग्री भेजने का काम किया जा रहा है। और वो जो नीचे मलबा पड़ा है उसको खींचकर आगे लाया जा रहा है। तो जितना हो सकता है मशीनें कर रही हैं, और चूंकि वहां भी लिमिटेड स्पेस है, वहां बहुत सारी मशीनों का एक साथ लगना बहुत मुश्किल होता है और जब परिस्थितियां बहुत जटिल हैं,
चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इसी में से अवसर भी निकलेंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अजीत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में आप भी हैं, आप भी काम कर रहे हैं और लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दरअसल जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है रैणी गांव के बिल्कुल नीचे, वहां पर ये नेटवर्क संबंधित बहुत सारी समस्याएं, इसलिए वहां से लाइव फुटेज मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ है, थोड़ा सा दूर में आकर जहां पर कनेक्टिविटी है वहां पर आकर बात कर रहे हैं और वहां की स्थितियों को बता रहे हैं। इस बीच में एक अपडेट आपको दे देते हैं। जोशी मठ आपदा अपडेट यह है कि 206 लोगों के लापता होने की सूचना है। ऋत्विक कंपनी के 21 कर्मचारी लापता हैं। अब हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं कि किस कंपनी के कितने कर्मचारी लापता है। ऋत्विक कंपनी के 21 कर्मचारी लापता है। ऋत्विक कंपनी की सहयोगी कंपनी है, उसके 94 कर्मचारी लापता है। HCC कंपनी के 3 कर्मचारी लापता है। ओम मेटल कंपनी के 21 कर्मचारी लापता है। तपोवन गांव के 2 लोग लापता है। रिंगी गांव के 2 लोग लापता है। ऋषिगंगा कंपनी के 55 कर्मचारी लापता है। करछो गांव के 2 लोग लापता है। रैणी गांव के 6 लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपडेट यही है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से ये जानकारी आपको देता हूं कि किस कंपनी के और किस गांव के कितने लोग लापता हैं। इसके अलावा 90 जवान हमारे एसडीआरएफ के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। हमारे एनडीआरएफ के जवानों की बात करें तो उनकी संख्या है 129। रेस्क्यू में एनडीआरएफ के 129 जवान तैनात हैं। आईटीबीपी के 425 जवान वहां रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एसएसबी की टीम भी वहां पर है। एक टीम एसएसबी की वहां शामिल है जो राहत बचाव का कार्य कर रही है। सेना के 124 जवान सेना के आपदा राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। यहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे पुलिसकर्मी भी थे यहाँ पर। तो अभी आज ही 4 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, उनमें से एक हमारे पुलिसकर्मी की भी रिकवर हुई है। अभी उम्मीद है कि आगे और रेस्क्यू में और भी बॉडी रिकवरीज होंगी। तपोवन सुरंग में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरंग में फंसे हुए कंपनी के कर्मचारियों को बचाने की मुहिम जारी है। सुरंग में अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलकनंदा नदी के पानी के साथ बहकर आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिर्फ एक मशीन इस टनल के भीतर दाखिल हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान आया था कि योजना बन रही है कि दूसरी मशीन का कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम तरह की चुनौतियां जो भीतर टीम को झेलनी पड़े और उन सब के बीच में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पहली तस्वीर में आप जवानों की जद्दोजहद को देख सकते हैं, उनकी इस मेहनत को देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों भरा ये मार्ग है और रेस्क्यू करना है। कि हमारे जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी कल आकर देख के गए हैं। तो जो इनिशियली एक संभावना थी कि कोई ग्लेशियर फटा है या अवलांच आया, ऐसा नहीं है। ये एक पहाड़ टूटा था। ये कल इसरो ने भी कुछ फोटोग्राफ्स इसमें शेयर किए हैं। और जो उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी थी और जो ये था, ये उसके साथ आया। हिमालयन टेरेन में ये अक्सर देखने में आता है ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो जितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, जो मिसिंग हैं, ये ज़्यादातर जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट और जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, इसके वर्कर्स हैं, इनके लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनके कुछ और स्टाफ हैं, इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। लेकिन जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। तो इसमें जो इनका ऑफिस है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि सब बह गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुरंग में 30 से 35 मजदूर फंसे हो सकते हैं, जिन्हें बचाने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिन 12 घायलों को रेस्क्यू कर आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनसे भी सीएम ने मुलाकात की। जरा यही तस्वीरें आप देखिए कि आपदा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सीएम लगातार वहां पर हैं, डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है अभी तक लोगों को। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह जाटी आपदा प्रभावित क्षेत्र से पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे रखी हुई एक शिला ने उस आपदा के प्रवाह को कम कर दिया था। ऐसा ही मैं यहाँ इस समय तपोवन में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वही धौली गंगा है जिसमें ग्लेशियर टूट कर आया। वो सामने मुझे दीवार आपको दिखानी है। ये वो दीवार सामने देखिए जो ऊंची चट्टान की तरह दिखाई पड़ रही है। तो जब इधर से
ये पूरे वेग के साथ मलबा और पानी गया और ग्लेशियर टूटा, तो उस दीवार ने बहुत सारी चीज़ें बचाई। वो दीवार ही ऐसी थी जिसको हम सुरक्षा वाल कह सकते हैं, जिसको हम सुरक्षा की दीवार कह सकते हैं। वरना उसके ऊपर जो घर थे, जो आप देख रहे होंगे आबादी है, तो उसके ऊपर जो घर थे वो दीवार अगर ना होती तो वहाँ से उन सबको बहाकर अपने साथ ये एवलांच ले जा सकता था और एक बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। नीचे चूंकि आप तबाही के बवंडर तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं, किस तरह से जो बड़े मजबूत कंक्रीट के निर्माण थे उनको कैसे ध्वस्त करके पानी आगे निकल गया। लेकिन वो दीवार खड़ी रही और उसको थोड़ा बहुत कोने पर नुकसान हुआ। और उस दीवार के नीचे अगर आप थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर वो सुरंग है जहाँ पर बहुत एक भीड़ लगी है। अगर ये दीवार ना होती तो इस सुरंग में जहाँ तक अभी मलबा गया है उससे कहीं आगे तक मलबा लेकर जाता और कहीं ज़्यादा हानि हो सकती थी। अब देखिए मैं ये नदी का प्रवाह आपको दिखाता हूँ। तो वो दीवार है, ये नदी यहाँ इधर से उस दीवार की तरफ बह रही है और ये नदी यहाँ आकर के यहाँ से वो एवलांच पूरे वेग के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ गया है और उस दीवार में टकराया। उसने बहुत कुछ रोकने का काम किया, वरना दीवार के ऊपर जो आबादी है और दीवार से आगे जो इस नदी के किनारे बाईं तरफ जो आबादी है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर सामने आ सकता था। इस दीवार ने भी उसी तरह का एक काम किया जैसा केदारनाथ में मंदिर के पीछे रखी एक शिला ने किया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब हमें जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर्स के पास बनने वाले प्रोजेक्ट पर एक नीति बनानी चाहिए। तो वहीं रैणी गांव के पास बन रहे पावर प्रोजेक्ट के लिए एक स्थानीय शख्स ने भी आशंका जताई थी। हमारे हाथ प्रार्थना के लिए भगवान बद्रीश की तरफ जुड़े हुए हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है विभिन्न एजेंसीज द्वारा, वो सफल हो, कुछ लोगों को बचाया जा सके। मैंने और अध्यक्ष जी ने मुख्य सचिव से बात की है, उनसे आग्रह किया है कुछ और इक्विपमेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं उनको यदि हम हेलीकॉप्टर से जल्दी यहाँ लैंड करवा सकें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेज़ी से शायद चले। ये हमारी गट फीलिंग है जो हमने आपस में वहाँ स्थिति देखने के बाद समझा। आपने जो पिछले साल एक रिट दाखिल की थी वो क्या था उसका? उसमें मेरे था कि गांव बचाओ, क्योंकि गांव बिल्कुल धंस रहा था कंपनी के चक्कर में। मैंने उसी चक्कर में किया था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद ना शासन प्रशासन ने किसी ने हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट में नहीं गया मैं। 2019 में बता रहे कि हाईकोर्ट में रिट फाइल हुई थी। न मैं नहीं हुआ सर। अच्छा, आप नहीं गए तो प्रशासन में आपने प्रेजेंटेशन दिए? जी उनका भी मुझे पत्र आया, कई बार शासन प्रशासन को चिट्ठी आई, जिलाधिकारी आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।